चलो भाई, आज आपका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। आवाज बंद कर दो भाई, बहुत आवाज कर रहे हो तुम। केमिकल बॉन्डिंग। साक्षी पांडे, पानी पी लीजिए पानी। मोबाइल बंद कर दीजिए, टैब मोबाइल जो भी चल रहा है अपना। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब बताएंगे। क्या नाम है? विहान। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? केमिकल केमिकल की बॉन्डिंग इज केमिकल बॉन्ड। सही है वैसे। क्या नाम है? सक्षम। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? कुछ तो जानते होंगे ना। अलग अलग एटम्स के बीच में। ओजस्विनी, उसको केमिकल बॉन्ड कैसे? सही है। नहीं, टाइप नहीं पूछा मैंने, बॉन्ड क्या होता है ये पूछा। इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। निकिता, यही है, सेम है सब। यही यही मत बोलो, आंसर दो। हम्म, क्या बताया था अभी आपने? कुछ बोला तो था अच्छा सा। नहीं, किसी ने इधर से डेफिनेशन अच्छी सी बोली। क्या नाम है? सोहम ने अभी अभी बोला था कि दो एटम्स का जुड़ाव, है ना। जैसे ही मैंने पूछा केमिकल बॉन्ड, वैसे ही सोहम इधर से बोले दो एटम्स का जुड़ाव, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, है ना। देखो, जितने भी आपके एलिमेंट हैं, मैक्सिमम एलिमेंट इस तरीके के होते हैं कि वो एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट केवल इनर्ट गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? इनर्ट गैसेस। वो सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप हीलियम गैस का सैंपल लोगे, तो हीलियम गैस के सैंपल में मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देगा आपको, एच ई ढेर सारे एटम्स दिखाई देंगे। एटम्स अलग अलग हैं, है ना। ये पर ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये केवल इनर्ट गैस में देखने को मिलता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, और इनर्ट गैस में भी एक एक्सेप्शन है, जिनॉन, है ना। तो जिनॉन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए जिनॉन भी जो होता है कंबाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है। बाकी सारे जितने हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या होते हैं? ये एक दूसरे से या किसी और एटम से, किसी और एलिमेंट के एटम से बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल एटम होगा, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में आप डिस्कस करते हो, केवल इनर्ट गैस को छोड़ के, और जिनॉन उसमें एक्सक्लूड कर दो आप, बाकी सारे एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट के एटम से या अपने ही एटम से कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। या तो खुद के ही एटम से कंबाइंड कर लेंगे, या किसी और एलिमेंट के एटम से कंबाइंड कर लेंगे, इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन एटम अकेला नहीं मिलेगा, किसके साथ मिल जाएगा? अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो H अपने ही दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा हमको, मॉलिक्यूल फॉर्म में। नाइट्रोजन की बात करो तो N2 के फॉर्मेट में मिलेगा। ऑक्सीजन की बात करो O2 के फॉर्मेट में मिलेगा। फास्फोरस की अगर बात करो तो P4 के फॉर्मेट में मिलता है। सल्फर अगर हम देखते हैं तो S8 के फॉर्मेट में मिलता है। इसका मतलब कोई भी सिंगल एटम के फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं है, या तो अपने एटम से या किसी और एटम से कंबाइंड होके उस फॉर्मेट में मिल रहा है। जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें कि 1 मोल वाटर की बात करो,
तो आप बोलोगे कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइंड कर रहे हैं और कंबाइंड करके 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब ज्यादातर चीजें जो है, मैक्सिमम चीजें वो किस स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में नहीं है। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, अगर H2 का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। अब ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है? जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, जो सोहम ने बोला कि एटम्स के बीच का जुड़ाव या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कई तरीके का हो सकता है, किस प्रोसेस से बन रहा है, कैसे प्रोसेस से बन रहा है, उसके बेसिस पे हम इसके डिफरेंट टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज attraction force between atoms in a molecule एक अट्रैक्शन फोर्स है एटम्स के बीच में। मॉलिक्यूल की अगर बात करो तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे H2, अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे H और H के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्या है? इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं। ठीक है, अगर 1 मॉलिक्यूल की बात की तो क्या बोलेंगे? हाँ, बता, अभी बता। ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर उसका आंसर। नोट हो गया? बॉन्ड बनता कब है? देखिए, देखो अभी अभी विहान ने, नहीं क्या नाम है, वेदांश ने बोला कि हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे होगा, है ना? देखो, अगर मान लीजिए आपकी ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता है बीच में न्यूक्लियस होगा, है ना? और बाहर की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। फोर्स जो लगेगा वो किस तरीके का लगेगा? अट्रैक्शन भी लग सकता है और रिपल्शन भी लग सकता है। मान लीजिए कि H2 मॉलिक्यूल को बनना है, इन दोनों को कंबाइंड होके H2 बनाना है, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसके बीच कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। लेकिन अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके इनके बीच, और हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉन और इनके न्यूक्लियस के बीच, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन।
बॉन्ड उस कंडीशन में बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स सुपरसीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है रिपल्सिव फोर्स से। तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अट्रैक्शन फोर्स, पहले रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा शुरुआत में, जब पास आएंगे तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपेल करेंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब उस पॉइंट पे आकर के अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, रिपल्शन फोर्स के। तो उस टाइम पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो आप समझेंगे क्या कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया उस कंडीशन में रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। नोट कर लीजिए फॉर्म। इस वाले केस में रिपल्शन ज्यादा है। किस वाले केस में, हाइड्रोजन नहीं नहीं, पहले जब जैसे दूर है तो कोई फोर्स नहीं, जब पास आना शुरू होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में पहले रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है। फिर धीरे धीरे जब हाइड्रोजन एटम एक ऐसी डिस्टेंस पे आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रिपल्शन की वैल्यू कम होगी अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस टाइम पे दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। बॉन्ड बन गया मतलब, अब बॉन्ड बन गया मतलब बॉन्डिंग हो गई। तो अब अगर इनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अलग करना है तो आपको एक स्पेशल तरीके की एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब बॉन्ड बन गया तो अब एक एच दूसरे एच से जुड़ा हुआ H2 मॉलिक्यूल इधर उधर घूमे, ठीक है। नोट हो गया। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं, यस मैम। यस हो गया। मैम। अब देखो बात हो गई कब बनेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कोई चीज बॉन्ड बना क्यों रही है, कोई एटम को बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या। तो इसमें स्टडी करी गई तो दो साइंटिस्ट आए, रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों बनाना है बॉन्ड, बॉन्डिंग क्यों करनी है, किसी एटम को बॉन्डिंग क्यों करनी है, क्या रीजन है। तो इसमें दो साइंटिस्ट आए, एक ने खूब काम किया, कोसेल नाम था, और एक थे जीएन लुइस, है ना। बुक्स में अक्सर करके नाम देते हैं कोसेल एंड लुइस की थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, है ना। कोसेल जो थे इन्होंने ज्यादा काम किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पे काम किया इन्होंने ज्यादा, और ये जो जीएन लुइस है, लुइस जिनको बोलते हैं हम लोग, इन्होंने काम किया किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या काम किया, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया और क्या बताया वो बात। इन्होंने बोला या देखा कि जो इनर्ट गैसेस हैं, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
रेडॉन रेडियो एक्टिव होती है तो छोड़ देते हैं, और जिनॉन क्योंकि कंपाउंड बनाती है इसलिए छोड़ दिया हमने। इन चारों की अगर बात करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हाँ, में ज्यादा तो काम इन्होंने कोसिल ने किया है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन को इन्होंने देखा कि चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि क्या ऐसा रीजन है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहता। तो इन्होंने देखा हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 बन गया। नियॉन का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। आर्गन का अगर देखें तो 18 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 8 8। फिर उसके बाद आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर बोलो 36, इसका आता है 2 8 18 8, है ना। और भी जब नीचे जाएंगे, जिनॉन में भी जाएंगे तो लास्ट शेल में देखा कि 8, केवल हीलियम में 2 है, बाकी सब में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या देखा, ओनली हीलियम है डुप्लेट, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। 2n² का फॉर्मूला पढ़ा ना, 36 नहीं हो ना सब, 36 ही तो लाना है भाई मेरे। हीलियम है डुप्लेट, बाकी सबको क्या देखा, अदर्स में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये रीजन बताया गया कि अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट किसी और से बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर 8 हो जाए तो किसी से बॉन्ड बनाने की उसकी तमन्ना नहीं है, वो क्या है, उसी को हम बोल देते हैं इनर्ट एलिमेंट। क्या हुआ देवांश, जो भी नाम है, क्या दिक्कत है। हम्म, किसमें, 2 8 8 18 नहीं होगा, क्रिप्टन का 36 है ना, लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउसिटिक, फिर लोग नोट कर ले। हो गया सबका, 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी से बॉन्ड नहीं बनाना है, वो आराम से पड़ा हुआ, वो बोल रहा मेरा पेट भरा है, मैं भूख नहीं लगी, है ना। अगर अगर आपकी जिंदगी का रिक्वायरमेंट खाना है, फूड है, और आपका पेट भरा हुआ है, तो आप क्यों किसी से फूड मांगोगे, किसी के पास जाओगे, जरूरत नहीं है। हीलियम का केस अलग है, हीलियम में 2 एक ही शेल है क्योंकि। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, क्रिप्टन की ना। 36 आप बाउ प्रिंसिपल से कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर क्या आएगा 3d10 4s, फिर क्या आएगा 4p6 आएगा। देखो कितने हुए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, ठीक है। और नीचे भी जाएंगे तो सब में, सबके आउटर शेल में, इनर्ट वाले के सबके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोसिल एंड लुईस ने क्या बताया, एक ऑक्टेट रूल दे दिया,
क्या दे दिया इन्होंने, ऑक्टेट रूल दे दिया इसी बेसिस पे। इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन देखा, उससे इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और बॉन्ड बनाने के दौरान वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा, है ना। उसमें कितने आ जाने चाहिए, बॉन्ड वो उसीलिए बनाएगा, उसका पर्पस क्या होगा, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और उसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्टेट रूल क्या है, it states that each atom or element try to combine with other atom for completion of 8 electron in outer shell. आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है टू कंप्लीट ऑक्टेट। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है कोई भी एटम, 8 इलेक्ट्रॉन। ट्राई टू कंबाइन विद शॉर्ट में विद ऐसे लिखते हैं, छोटू सा सी बना के ऊपर, क्या जीओसी में हमने विद ऐसे ही बना रखा है। मेरी आदत पड़ गई है, अच्छी आदत नहीं है लेकिन पड़ गई। मैं 12th से बना रही हूँ, 12th में भी मुझे टीचर्स डांटते थे, ये क्या साइन लैंग्वेज, हाँ ये साइन लैंग्वेज है, मैंने अपने किसी दोस्त से सीख ली थी और लिखना शुरू कर दिया, तो मेरी आदत पड़ गई। आदत पड़ जाती है ना किसी किसी चीज की। अब कोई डांटता नहीं है, 12th में डांट खाई थी। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल ये है कि भाई आउटर शेल में क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, केवल हीलियम को छोड़ के। हीलियम में क्या होता है, डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ट्राई टू कंप्लीट डुप्लेट। डुप्लेट बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, बाकी सारे एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं आउटर शेल में, 8। एट इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो क्या करना चाहते हैं, नियरेस्ट जो भी उनका वो होगा, इनर्ट गैस होगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। मोटो क्या है उनका, एम क्या है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग। ठीक, अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ये हम कितने तरीके के देख सकते हैं, कितने टाइप्स के हैं, एक एक करके सारे को पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड होंगे जिनको हम पढ़ने वाले।
सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरा पढ़ेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा पढ़ने वाले हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, कहानी क्या है, 9th-10th से लेवल अप जाएगी ना। अब हम पढ़ेंगे 9th-10th में जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, बस उतना ही है, थोड़ा बहुत है ना। और उसमें पढ़ा देंगे, पोलर में, कोवेलेंट में ही पढ़ा देंगे। और अब यहाँ पे क्या होगा, कोई बॉन्ड बन रहा है तो किस किस सिचुएशन में बनेगा, कौन सा एटम होना चाहिए, किसी बॉन्ड को बनने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मेटेलिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ ये एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल में कभी कभी देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं। वॉन्डर वॉल, जैसे वॉन्डर वॉल रेडी आई थी ना, चलिए टाइप्स लिख लीजिए पहले, फिर एक एक करके शो। इस चैप्टर में हम बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ेंगे, है ना। इतने सारे बॉन्ड बनते हैं तो कौन कौन सी थ्योरीज से, जैसे 9th-10th तक हमने पढ़ा कौन सा बॉन्ड बना, कैसे बना, बस इतना ही पढ़ा। अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे मान लो CO2 का मॉलिक्यूल है तो CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का CO2 मॉलिक्यूल है, लीनियर है। तो कोई मॉलिक्यूल लीनियर क्यों है, किस थ्योरी से इस लीनियर शेप को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी बात करेंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूल पिरामिडल है, क्यों है। वाटर का मॉलिक्यूल वी शेप है, क्यों है। ये सारे रीजन भी हम लोग पढ़ने, बहुत सारी थ्योरीज है। पूरा चैप्टर किससे भरा हुआ है, थ्योरीज और उसके एप्लीकेशन है ना। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहली सबसे छोटी थ्योरी थी ऑक्टेट रूल थ्योरी, या कोसेल एंड लुईस की थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड की क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट में फिर पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद हम लोग एक रूल है फायंस रूल, वो पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, मतलब n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। अराउंड अराउंड अगर बहुत अच्छे से कराया जाए तो चैप्टर कितना ले लेगा टाइम, लेता है, लेकिन इतने में नहीं कराएंगे हम। कितने में कराएंगे आपको, 20 लेक्चर, 20 लेक्चर, 20 तो लग जाएंगे। अभी पीरियाडिक में कितने लगे अपने, 11 लेक्चर है। हाँ तो बॉन्डिंग में आराम से 20 लेक्चर लगे। हाँ 20 लेक्चर तो 20 ही दिन ना। हाँ चलिए, आयनिक बॉन्ड, देखो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जैसा नाम से पता लग रहा है आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी को आप क्या बोलोगे, आयनिक बनेगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, परमानेंट ट्रांसफर।
कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम एटम, सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर पे क्लोरीन एटम बैठा हुआ है, क्लोरीन के आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ध्यान से देखिए, सोडियम को भी ऑक्टेट करना है और क्लोरीन को भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, या तो तरीका ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। इसके पास क्या तरीका है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो ये आउटर बन जाएगा, या तो कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं डिफाइन करते, क्योंकि 1 2 इलेक्ट्रॉन तक तो एनर्जी का अमाउंट छोटा होता है। अगर आपको किसी में 7 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और केमिस्ट्री में वही फिनोमेना फेवरेबल होता है, वही फिनोमेना होता है जहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा ना खर्च करनी पड़े। अगर उसके कंपैरिजन में कोई इजी प्रोसेस मिल रहा है तो इजी प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है रादर देन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी बात हो गई, एक गेन करो 2 3 4 इस तरीके से बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम को दे देता है। यहाँ पे भी वही वाली बात थी कि 7 इलेक्ट्रॉन था, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या ये 7 को बाहर कर दे। तो 7 को बाहर करना डिफिकल्ट है, एक ये सोडियम से गेन कर लेगा। ये सोडियम से गेन इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में। अब ये एक दूसरे के पास पास आ गए और कंपाउंड क्या बन गया, NaCl। इसको ऐसे भी लिखते हैं, NaCl लिखो या Na+Cl- लिख दो बगल बगल में। तो इसमें क्या हुआ, एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली दूसरे एटम को दे दिया, तो बॉन्ड कैसा बन गया, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, और दोनों की बात बन गई, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, मतलब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियॉन का हो गया, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8, मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन का। देख पा रहे, विहान क्या शैतानी कर रहे हो, अगर इसी केस में MgCl2 बनना है तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से बना दीजिए। हाँ, Mg के पास सिस्टम है 2 8 2 का, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg पहले क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, IE1 लगेगी यहाँ पे और IE2 लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए दोनों आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी ना, और फिर ये क्या बना लेगा, Mg+2। अब 2 Cl2 Cl है यहाँ पे 2 एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो निकले हुए इनको गेन कर लेगा, इनको गेन कर लेगा, यहाँ से निकले थे यहाँ गेन हो गया, 2Cl- बन गया। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ठीक है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी,
है ना, दो एटम है तो डबल एनर्जी, एक एटम होता तो एक इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लगती, 2 मोल हो गए तो डबल लग जाएगी, पर मोल के लिए डिफाइन होती है। आयंस बनते हैं इसलिए आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयंस फॉर्म्ड कौन कौन से, पॉजिटिव वाले आयन को बोलोगे कैटायन, नेगेटिव वाले को क्या बोलोगे, एनायन। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, आयंस फॉर्म्ड, इसलिए बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आपका क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, पहला लेक्चर बाउंस नहीं होना चाहिए बॉन्डिंग का, नहीं तो पूरा चैप्टर बाउंस हो जाएगा। हो गया, अब देखो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा कब कब, क्या क्या कंडीशन है, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, कौन से ऐसे एटम्स होंगे जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशंस कौन कौन सी, देखिए पहली चीज, पहले नोट ना करो, पहले समझ लो, है ना, कुछ भी नोट मत करना, लिखना नहीं कोई कुछ। देखो जैसे मैंने बोला कि सोडियम प्लस और Cl माइनस ये बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड, है ना, इसका मतलब एक एटम ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से आयनाइज हो जाए, इजीली आयनाइज हो जाए, मतलब उसकी क्या टेंडेंसी हो, आयनाइज होने का मतलब, आयनाइज तो ये भी हो रहा है, आयनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनाना, तो सोडियम भी सोडियम प्लस आयन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, Cl भी Cl माइनस, आयनाइज नहीं लिखेंगे, हम बोले एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, जल्दी से उसकी टेंडेंसी ऐसी हो कि थोड़ी सी एनर्जी आपने दी वो इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर किसी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है तो उसको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, जब ज्यादा एनर्जी खर्चा हो रही है इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इजी नहीं है केमिस्ट्री में, वो प्रोसेस कैसा हो गया, टफ हो गया। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, कंडीशन का मतलब किस केस में बड़ी आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो पहली पहली कंडीशन ये होगी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका मतलब उसकी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे और क्या बना ले फटाफट से, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, ठीक। अब पॉजिटिव की बात खत्म हो गई, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो दूसरा आयन कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन, कि जो अदर एटम है वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस एटम को कहते हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत अच्छी हो, तो यानी दूसरा एटम ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत अच्छी हो, तो जल्दी से वो क्या करे, इजिली फॉर्म एनायन, जल्दी से वो एनायन बना ले, है ना, तो दो कंडीशन तो ये है, पहले इसको नोट करते हैं, आफ्टर दैट तीसरी वाली इंपॉर्टेंट है उसको,
पहली कंडीशन लिखिए, वन एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। पहली कंडीशन लिखिए, वन एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी को मैं फुल नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है आई का मतलब क्या है। लो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब हो गया, इजीली फॉर्म कैटायन, बहुत आसानी से पॉजिटिव आयन बना ले थोड़ी सी एनर्जी देने पे। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी आपको, तो ये बताया कि जो लेफ्ट के एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, वो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, थोड़ी सी एनर्जी दो तुरंत इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी, ज्यादा, फर्स्ट ग्रुप और किसकी हो सकती है, सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट की, क्योंकि इनकी क्या होती है, लो आईपी। लिख लीजिए। तो ज्यादा टेंडेंसी पॉजिटिव आयन बनाने की किसमें होगी, और भी बनाते हैं बट एक एग्जांपल ले लिया। क्योंकि डी ब्लॉक में भी मेटल्स है, मेटल्स में भी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अदर एलिमेंट कैसा होना चाहिए, अदर एलिमेंट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब हो गया, टेंडेंसी टू पुल और गेन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी हो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को पुल करे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है। जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा बताई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की, गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी। दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, लेने की पावर या खींचने की पावर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट हैं, इनर्ट को छोड़ दीजिए 18 ग्रुप को, 16 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आप इसमें एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, 16 ग्रुप के एलिमेंट या 17 ग्रुप के एलिमेंट, इनकी ये अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये स्लाइड हो गई। 16 ग्रुप में जैसे कौन कौन से आते हैं, ओल्ड, स्टाइल, से, डीप। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसकी बात अलग है। बाकी सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। फिर 17 ग्रुप की बात कर लो तो कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ये वाले हो गए, ये भी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनमें भी कैसी टेंडेंसी होगी, आयनिक बॉन्ड बना।
तीसरी कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में एक नया टर्म आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। थर्ड टर्म है लैटिस एंथैल्पी। पहले समझते हैं लैटिस क्या होता है। लैटिस या क्रिस्टल, लैटिस या क्रिस्टल क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर बात करें लैटिस एंथैल्पी। देखो लैटिस या क्रिस्टल क्या है, आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है, इसका मतलब आयंस होंगे, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कह सकते हैं। ठीक है, तो लैटिस क्या है, ये जो आयंस है किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लो हमने बोल दिया NaCl कंपाउंड है हमारा, ठीक है, तो NaCl के जो एटम्स होंगे, NaCl जो होगा उनके जो आयंस होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा लगता है, तो ये एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। और आपको पता है अगर एटम्स बहुत पास पास हैं तो वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में भी अगर क्रिस्टल का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, सॉलिड का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो अपनी क्लास में हम कुछ इस तरीके का ड्रेस कोड डिसाइड करें कि पहले रेड टी शर्ट वाला बैठेगा, आफ्टर दैट फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट, इस तरीके का अगर एक सीक्वेंस बना दें हम, ठीक है, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया इस पूरे सिस्टम का, रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट ऐसे करके, फिर जहां पे रेड इधर फर्स्ट लाइन में बैठा है उसके जस्ट पीछे फिर व्हाइट आ जाए, फिर रेड व्हाइट, इस तरीके का एक सिस्टम बन जाएगा, है ना। और अगर ये बहुत पास पास हो, इसी तरीके से एटम्स की बात है ना, एटम्स बहुत पास पास हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब रेगुलर डिस्टेंस, मान लो Na+ यहाँ पे और ये Cl- इसके बगल में है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब इधर अगर Na+ आए तो उतनी ही डिस्टेंस पे हो, अगर इस Cl के नीचे Na+ आए तो उतनी ही डिस्टेंस पे हो, और उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा हुआ। मतलब एटम्स का, आयंस का अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है सॉलिड स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रिस्टल। और क्रिस्टल या सॉलिड स्टेट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या मतलब है, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक वॉल तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो वॉल आप तैयार करना चाहते हो तो आपने एक ब्रिक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, इस तरीके से आप बहुत सारे ब्रिक्स रख करके आपने क्या तैयार कर दिया, एक वॉल तैयार कर दिया। तो इस पूरे वॉल की एक बेसिक यूनिट अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे उसको, 1 ब्रिक हो गया उसकी एक बेसिक यूनिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई माला तैयार करना चाहते हैं व्हाइट बीट से, तो एक व्हाइट बीट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लीजिए हमने 100 बीट्स लगा दिए एक माला में, तो पर उसकी अगर बेसिक यूनिट बोलो जिसको आपने बार बार रिपीट किया है, जिसको आपने बार बार जोड़ा है, वो क्या है, 1 बीड हो गया, व्हाइट बीड हो गया, है ना। उसी तरीके से जो क्रिस्टल होता है, किसी सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उसमें एक बेसिक यूनिट होती है, वो बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होती है। जैसे हमने बोला मान लो इस क्रिस्टलाइन फॉर्म की बेसिक यूनिट है कोई क्यूब, ठीक है, तो ये क्यूब अगर यहाँ पे है सपोज, तो अब ऊपर भी वैसा ही क्यूब होगा, इधर भी वैसा ही क्यूब होगा, उसके पीछे भी वैसा ही, आगे भी, इस तरीके से
कई सारे क्यूब्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, और रिपीट होके क्या बनाएंगे सिस्टम, क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल में क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो एक स्पेशल डिस्टेंस पे होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और एक बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होके 3D में जुड़ती है। 3D का मतलब एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जुड़ती है। ठीक, तो जो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे नमक का सॉलिड क्रिस्टल आपने देखा है, फिटकरी देखा है ना, नमक भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। तो वो कौन सा स्टेट है उसका, क्रिस्टलाइन स्टेट है, क्रिस्टलाइन स्टेट है ना। तो उस क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या होता है, एक बेसिक यूनिट रिपीट हो के बार बार जुड़ती है। जैसे कि अगर एक वॉल बनाना चाहो तो एक ब्रिक, दो ब्रिक, बार बार आप ब्रिक को रिपीट कर रहे हो उस यूनिट को, और पूरी वॉल आपने तैयार कर दी। तो पूरे क्रिस्टल को बनने के लिए क्या होता है, एक बेसिक यूनिट रिपीट होता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उस यूनिट को, यूनिट सेल। ठीक, अब ये तो है क्रिस्टल या लैटिस। अब इस लैटिस में जो सॉलिड लैटिस बना हुआ है, अगर इसका 1 मोल बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, 1 मोल, और किससे बनाना चाहते हो, जैसे मान लो NaCl का 1 मोल बनाना है, NaCl के क्रिस्टल का, तो आप Na प्लस और Cl माइनस से बनाओगे इसको। तो ये जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से आप बनाओ उसको। किससे बनाओ, स्टैंडर्ड स्टेट से। स्टैंडर्ड स्टेट बोली जाती है जिस फॉर्म में वो नेचर में प्रेजेंट होता है, जिस फॉर्म में वो किस में प्रेजेंट होता है, नेचर में। नेचुरल आयन से, उसके नेचुरल आयन से आप बना दो उसका, उस क्रिस्टल का कितना, 1 मोल। इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं उस क्रिस्टल लैटिस की लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग रिलेट करते हैं कि आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में बने। तो पहले लैटिस एंथैल्पी की एक बार डेफिनेशन लिखो। energy released energy released when 1 mole of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from their constituent elements in gaseous ionic state। क्या मतलब है कि NaCl के क्रिस्टल का, क्रिस्टल लिखो या लैटिस लिखो, बात एक ही। NaCl के क्रिस्टल का कितना बनना है, 1 मोल। किससे बनना है, Na प्लस गैसियस स्टेट में होना चाहिए, Cl माइनस किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट। इससे अगर इसका 1 मोल क्रिस्टल बनता है तो इसमें जितनी, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी निकलेगी उसको आप क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। उस एनर्जी के अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस।
ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एच एल ई, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, हाँ आयन भी होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में भी होना चाहिए। हाँ ऑक्टेट तो पूरा कर लिया, प्लस हो गया ना। और स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैसियस। वो सॉलिड है, क्रिस्टल लिख दिया मतलब सॉलिड, लैटिस लिख दिया मतलब सॉलिड। हाँ अब देखो जैसे मान लो MgCl2 के लिए लिख दी है इसकी इक्वेशन, MgCl2 का क्या बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं उसका, क्रिस्टल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन, Mg+2 गैसियस लिख दीजिए, 2Cl माइनस, इससे मिलके बनेगा। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी इवॉल्व, किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी बाहर निकलती है, ध्यान रख लीजिए ये पॉइंट, अगर एनर्जी बाहर निकल रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, तो प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग, एक्सोथर्मिक। और ध्यान रखिए एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो इस प्रोसेस में 500 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है 1 मोल बनाने के लिए क्रिस्टल का, तो लैटिस एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच एल ई आप कितना लिखोगे, -500 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ठीक, नोट कर लिया। अब ये लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला, सवाल नहीं निकालना है, सवाल नहीं निकालना है, कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी कम। लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला लिख लो, के तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाई R प्लस R माइनस। ठीक है, Q1 मान लीजिए चार्ज ऑन 1 आयन, Q2 एक कैटायन होगा एक एनायन होगा ना, दोनों के ऊपर कुछ चार्ज होगा, और R प्लस क्या होता है, पॉजिटिव वाले आयन की रेडियस, मतलब कैटायन की रेडियस, तो क्या बोलेंगे उसको, कैटायनिक रेडियस। और R माइनस क्या होता है, एनायनिक रेडियस। मल्टीप्लाई नहीं, प्लस प्लस जुड़ेगी, ये जुड़ेगी। क्या हुआ, जल्दी से प्लस ही लिख दिए थे। ठीक है, चलो
इसका मतलब अगर दोनों आयन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्या कहते हैं, Q1 Q2 अगर बड़ा हो तो मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा आएगा, और मल्टीप्लिकेशन बड़ा आएगा तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या होता है मालूम है, कि क्रिस्टल लैटिस में आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लैटिस है उसका लैटिस क्या है, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग लैटिस है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, Q1 into Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे भी लिख लो सीधे सीधे, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड ऑन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों फर्स्ट प्लस माइनस रखेंगे नहीं, Q1 Q2 में मैग्नीट्यूड रखते हैं। हाँ, लैटिस एंथैल्पी R प्लस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और लैटिस एंथैल्पी R माइनस के भी इनवर्सली। सही लिखा है मैंने? कहो कहो, ध्यान कहाँ है आपका, किस तरफ ध्यान है? ध्यान कहाँ पे है, लग तो नहीं रहा। अब लैटिस एंथैल्पी पे सवाल कैसे है, यहाँ लिख लो एक बड़ा सा पॉइंट बना के, इफ लैटिस एंथैल्पी इज हाई, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई है, तो क्या मतलब है, लैटिस इज स्ट्रॉन्ग। लैटिस क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब देखो, जैसे मान लो तुमको दो कंपाउंड दे दिए जाए, सपोज तुमको दे दिया NaCl और दे दिया MgCl2, इन दोनों का कंपेयर करना है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, या पहले इससे कंपेयर करो, NaCl और NaBr में कंपेयर करो, NaCl और NaBr में पहले कंपेयर करो। अच्छा, ध्यान से देखना, कभी भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आए तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दीजिए, जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करना है, आपको हटा देना। NaCl किससे बना हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस। NaBr किससे बना हुआ है, Na प्लस एंड Br माइनस, है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों में Na प्लस है, तो जो कॉमन फैक्टर है उससे कंपैरिजन नहीं करना है आप किससे कंपैरिजन करना है, Cl और Br से। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चार्ज देखना है, रेडियस बाद में देखनी है, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है आपको, चार्ज। तो चार्ज देखिए, दोनों पे -1 है, Cl पे भी और Br पे भी, दोनों पे चार्ज भी बराबर है। ठीक है, तो अब चार्ज बराबर है तो अब किसको देखें, रेडियस को देख लें। रेडियस किसकी बड़ी दिखाई दे रही है आपको,
रेडियस ऑफ बी आर माइनस बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सीएल माइनस की क्या होगी रेडियस, छोटी होगी। ठीक है, तो आपको पता है लैटिस एंथैल्पी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वो बड़ा है, साइज बड़ा है, उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, कम। लैटिस एंथैल्पी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो रेडियस बी आर माइनस वाले की बड़ी है, तो लैटिस एंथैल्पी किसकी बड़ी होगी। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। अब वो वाला केस करेंगे, NaCl और MgCl2 को कंपेयर करो, इसमें ClCl कट जाएगा। दो से मतलब नहीं, 2 3 से मतलब नहीं, कौन सा आया नहीं इससे मतलब। इस वाले केस में Na प्लस Cl माइनस टाइम बता दीजिएगा। MgCl2 में क्या हो गया, Mg प्लस 2 और 2Cl, तो ClCl तो हट गया, कॉमन फैक्टर को उड़ा दीजिए। डिफरेंट फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, Na प्लस Mg प्लस 2। अच्छा देखो, Na प्लस होगा फर्स्ट ग्रुप में और Mg प्लस 2 सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के हैं। तो वैसे अगर देखो तो Mg प्लस 2 की रेडियस थोड़ी कम होनी चाहिए, जैसे जैसे रेडियस रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना। रेडियस अगर देखो तो रेडियस इसकी कम होनी चाहिए, है ना। तो रेडियस वाले फैक्टर से देखें अगर, तो रेडियस ऑफ Mg प्लस 2 क्या होगा, छोटा होगा रेडियस ऑफ Na प्लस से, क्योंकि जो एलिमेंट लेफ्ट में होता है उसका रेडियस इन जनरली क्या होता है, लेफ्ट वाले का ज्यादा होता है, राइट वाले का बड़ा। हाँ, Na की पोजीशन इधर है, Mg की पोजीशन इधर है। चार्ज भी बढ़ गया है, Mg प्लस 2 पे चार्ज भी ज्यादा है, तो चार्ज भी जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस छोटी होती है, तो Mg प्लस 2 की रेडियस छोटी है और इसकी रेडियस बड़ी है। दूसरी चीज, चार्ज अगर देखो तो Mg प्लस 2 में चार्ज ज्यादा और Na प्लस में चार्ज क्या है, कम है ना। ये वाले केस में चार्ज भी कम है, और आपको पता है लैटिस एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो चार्ज जहां पे बड़ा होगा वहां पे लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, बड़ी होगी। तो किस केस में बड़ी होगी लैटिस एंथैल्पी, Mg। लैटिस एंथैल्पी किसकी बड़ी हो गई, MgCl2। आप अच्छे से लिखिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिखा है ना, ऐसे भी तो बना सकते हैं क्रोकोडाइल। लैटिस एंथैल्पी MgCl2 की ज्यादा होगी। हम्म, हाँ, इधर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो छोटा होता है ना रेडियस, नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम रेडियस पड़ती है, लेफ्ट टू राइट तो रेडियस कम होती है। ठीक है, स्टार बना के एक अच्छा सा पॉइंट लिख लो और क्लास खत्म कर दें। स्टार बनाओ, चार्ज फैक्टर will dominate, charge factor will dominate।
कोई दो केसेस आपको ऐसे मिल जाएं जिसमें आप चार्ज वाले फैक्टर से निकालो तो आंसर दूसरा आ रहा हो और रेडियस वाले से आंसर दूसरा बन रहा हो, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? चार्ज। ठीक है, अगर दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, जैसे पिछले केस में दोनों आंसर सेम आए, रेडियस से भी वही आंसर आ रहा था और चार्ज से भी वही आंसर MgCl2 था। अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो किसको प्रायोरिटी दोगे? चार्ज। ठीक है, इसका केस करवा देंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए, आपकी क्लास होती है आज ऑफ। बाय बाय। Thank you, ma'am.